लेसन थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। तो हम ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने डिफिनीशन यानी परिभाषा लिख दी है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा ताप की अभिधारणा एवं ऊष्मीय ऊर्जा व अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के पारस्परिक रूपांतरण की विवेचना की जाती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी एक स्थूल विज्ञान है क्योंकि यह पदार्थ की आणविक संरचना पर विचार न करके उसकी स्थूल प्रकृति पर विचार करती है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि तापीय साम्य क्या होता है। तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखी है तापीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखिए, यदि किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखने पर उनके बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान न हो तब वे वस्तुएं परस्पर तापीय साम्य कहलाती हैं। तो ये पॉइंट याद भी रखिएगा कि साम्य यहाँ छूट गया था बच्चों, तो तापीय साम्य हो जाएगा। तो तापीय साम्य कहलाती हैं। कैसे तापीय साम्य होंगी, तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि एक अगर हम उदाहरण लें कि माना दो वस्तुएं ए व बी हैं जिनमें बी की अपेक्षा ए अधिक गर्म है। जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है तो ऊष्मा अधिक गर्म वस्तु ए से कम गर्म वस्तु बी में बहने लगती है तथा कुछ समय पश्चात दोनों एक जैसी गर्म लगने लगती हैं। इसका अर्थ यह है कि ऊष्मा वस्तु ए से वस्तु बी में तब तक बहती है जब तक दोनों में ताप बराबर नहीं हो जाते। इसके पश्चात ऊष्मा का बहना रुक जाता है। इस अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि वस्तुएं ए व बी एक दूसरे के तापीय साम्य में हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम, और इम्पॉर्टेंट भी है, इसे देख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियम के अनुसार यदि दो ऊष्मागतिकीय निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य में हैं तो वह परस्पर भी तापीय साम्य में होते हैं। मतलब अगर दो निकाय तापीय साम्य में हैं तो अगर हम तीसरे निकाय को भी उसके पास में रखते हैं, उससे मिलाते हैं, तो वो भी तापीय साम्य में होगा। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है, उसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं इस नियम को। तो इसे देखिए, यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय मान लो ए व बी को एक रुद्धोष्म दीवार से पृथक करें, अलग करें, तो दोनों निकायों को तीसरे निकाय सी से एक सुचालक दीवार से, ये आप देख सकते हैं, एक सुचालक दीवार से पृथक करें, तब निकायों की अवस्थाएं तब तक परिवर्तित होती हैं जब तक कि निकाय ए व बी पृथक पृथक निकाय सी के साथ तापीय साम्य में नहीं आ जाते हैं। यदि इस स्थिति में निकाय ए व बी के बीच की रुद्धोष्म दीवार को एक सुचालक दीवार से प्रतिस्थापित कर दें, वहाँ पर एक सुचालक दीवार अगर रख दें, तब भी निकाय ए व बी की अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, जो स्पष्ट करता है कि निकाय ए व बी परस्पर तापीय साम्य में हैं। तो ये जो नियम है ये ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम होता है। इसके बाद ताप की अभिधारणा है कि ताप क्या होता है, तो इसके बारे में देख लीजिए कि ताप की अभिधारणा ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि के नियम से विकसित की गई। जब दो ऊष्मागतिकी निकाय परस्पर तापीय साम्य में होते हैं तब एक ऊष्मागतिक चर का मान दोनों निकायों के लिए समान होता है, जिसे ताप कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरे शब्दों में तापीय साम्य में निकायों के ताप समान होते हैं। इस प्रकार ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो बताता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु के तापीय साम्य में है अथवा नहीं है। इसके बाद किसी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। उसके लिए एक डेरिवेशन भी है,
एक सूत्र है कि W बराबर इंटीग्रेशन V1 से V2 PdB। तो ये कैसे आता है यहाँ पर देख लीजिए। दाब, आयतन तथा ताप को उष्मागतिक चर कहा जाता है। दाब P, आयतन B तथा ताप T। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा निकाय जिसकी अवस्था को उष्मागतिक चरों के पदों में व्यक्त किया जाता है उष्मागतिक निकाय कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी सिलेंडर में भरी गैस अथवा गुब्बारे में भरी गैस एक उष्मागतिक निकाय होता है। अब देखिए यहाँ पर माना किसी सिलेंडर में एक चलनशील पिस्टन लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें कोई गैस भरी है। माना सिलेंडर की तली उष्मा की सुचालक है जिससे होकर उष्मा सिलेंडर से बाहर जा सकती है अथवा सिलेंडर के भीतर आ सकती है। माना प्रारंभ में पिस्टन पर कुछ बाँट रखे हैं और पिस्टन विरामावस्था में है। इस स्थिति में सिलेंडर के भीतर गैस का दाब तथा बाह्य दाब संतुलन की अवस्था में रहेगा, जो चित्र में प्रदर्शित है। यदि पिस्टन पर से कुछ बाँट हटा दिए जाएं तो गैस का प्रसार होने लगता है तथा गैस पिस्टन को बाहर की ओर ढकेलने लगती है। इस दौरान गैस पिस्टन पर कार्य करती है। इसके विपरीत यदि पिस्टन पर कुछ बाँट और रख दें तो पिस्टन नीचे की ओर गति करता है, जिसके कारण गैस संपीड़ित हो जाती है। इस स्थिति में पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है। तो माना सिलेंडर की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमने माना है कैपिटल A तथा गैस का प्रारंभिक दाब हमने कैपिटल P माना है। तो गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला बल कितना होगा? बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ से P इंटू A मिलेगा। अब माना पिस्टन पर से कुछ बाँट उठा लेने पर, जब हम कुछ बाँट उठा लेते हैं तो पिस्टन बाहर की ओर सूक्ष्म दूरी मान लिया कि dx तय करता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो सूक्ष्म दूरी dx तय करता है, तो माना कार्य dw होगा। तो dw बराबर बल गुणे विस्थापन यानी F इंटू dx हो जाएगा। F की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो P इंटू A इंटू dx हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि जो यहाँ से A इंटू dx है इसे हम आयतन लिख सकते हैं यानी वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो सूक्ष्म विस्थापन हो रहा है तो आयतन में जो परिवर्तन होगा वो भी सूक्ष्म होगा यानी dB के बराबर हो जाएगा। तो dw बराबर P इंटू dB हो जाएगा। अब यदि दाब P पर गैस का आयतन B1 से बढ़कर के B2 हो जाता है तो गैस द्वारा कृत कार्य कितना होगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे समाकलन का प्रयोग करते हैं। B1 से B2 P इंटू dB हो जाएगा। ये कृत कार्य निकालने का सूत्र होता है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है इसे देख लीजिए, और इसके लिए एक सूत्र भी है। पदार्थ की अणुगत सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अणुओं से मिल करके बना होता है। ये अणु पदार्थ के भीतर निरंतर गतिशील रहते हैं। इस प्रकार अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है। अणुओं के मध्य कार्यरत अंतराणविक बल के कारण अणुओं के पास स्थितिज ऊर्जा भी होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को ही पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल U से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम। जब किसी उष्मागतिक निकाय को बाह्य स्रोत से कुछ अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। इसके विपरीत आवश्यकता पड़ने पर निकाय बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च भी कर देता है। इस स्थिति में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी प्रक्रम के दौरान उष्मागतिक निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा Q इसी प्रक्रम में निकाय द्वारा किए गए कार्य W तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U के योग के बराबर होती है। यानी जो ऊष्मा अवशोषित होती है वो कैपिटल Q बराबर
आंतरिक ऊर्जा जो डेल्टा यू प्लस किया गया जो कार्य होता है वो डब्लू के योगफल के बराबर होती है। यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। इसी प्रकार यदि कोई ऊष्मागतिक निकाय किसी पराक्रम के दौरान अनंत सूक्ष्म ऊष्मा dq अवशोषित करता है तथा अंततः सूक्ष्म कार्य dw करता है, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du भी अनंत सूक्ष्म होगा। इस स्थिति में इस नियम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं dq इजिकल टू du प्लस dw। ये ऊष्मागतिकी का अवकलन रूप है, इसको हम अवकलित रूप भी कहते हैं। इसके बाद ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं, जैसे चक्रीय पराक्रम होता है, साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है ये देख लीजिए। चक्रीय प्रक्रम में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, याद रखिएगा। अतः इस प्रक्रम में निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो 0 के बराबर होता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा जो होती है उसकी नियत रहती है। तो इस स्थिति में जो अवशोषित ऊष्मा होगी वो Q बराबर W के किए गए कार्य के बराबर हो जाती है, यानी चक्रीय पराक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होगी। इसके बाद अगला टॉपिक है कि विलग निकाय किसे कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक ऐसा निकाय जो ना बाहर से ऊष्मा लेता है और ना ही कोई बाह्य कार्य करता है तो विलग निकाय कहलाता है। यानी यहाँ पर जो अवशोषित ऊष्मा होगी वो 0 होगी, क्योंकि किया गया कार्य क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम निकाय के अनुसार अगर हम यहाँ पर उसकी आंतरिक ऊर्जा कैलकुलेट करें तो आंतरिक ऊर्जा भी 0 होगी, यानी डेल्टा यू भी 0 होगी। यानी डेल्टा यू 0 का मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। इसके बाद सम आयतनिक पराक्रम है। तो समायतनिक पराक्रम देख लीजिए, वह पराक्रम जिसमें निकाय का आयतन नियत रहता है सम आयतनिक पराक्रम कहलाता है। डेल्टा बी यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा भी 0 होगा। अगर डेल्टा भी 0 होगा तो किया गया कार्य भी 0 होगा, किया गया कार्य 0 होगा तो निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है वो अवशोषित ऊर्जा के बराबर हो जाती है, यानी Q बराबर डेल्टा U हो जाएगा। इसके बाद समतापी पराक्रम है। तो समतापी पराक्रम में देखिए क्या होता है कि समतापी पराक्रम किसे कहते हैं, तो इसे हम आपको अगली वीडियो में